एफओसी वेरिएंट तेजस की 7th यूनिट की टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट होने के बाद अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन भी तैयार होने की उम्मीद किया जा रहा है। एचएएल की तरफ से हाल ही में मॉडिफाई किए गए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या ध्रुव की मार्क 3 वेरिएंट को अभी नेवल ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय करना शुरू किया जा रहा है। पहले कश्मीर को भारत का इंटरनल इशू बताने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर को अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ा है और अंत में चाइना की तरफ से भी क्वाड को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर एक साउथ एशियन मिलिट्री अलायंस को बनाने का प्लान किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ही तेजस को लेके एक रिपोर्ट सामने आया था कि अभी तेजस को फ्रंटलाइन में डिप्लॉय करना शुरू किया जाएगा और हमारी तेजस की पहली स्क्वाड्रन को वेस्टर्न फ्रंट में भेजने की तैयारी अभी किया जा रहा है। अभी हाल ही में इसकी वीवीआर और क्लोज रेंज मिसाइल फायरिंग टेस्टिंग को किया गया था, जिसके बाद इनको फुली ऑपरेशनल रोल में डिप्लॉय किया जा सकता है। दूसरी तरफ अभी तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन में भी एयरक्राफ्ट को शामिल करना शुरू किया जा चुका है। हालांकि अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कुल मिलाकर 8 एफओसी वेरिएंट की तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना था, जो कि फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में इंडक्ट होने वाले थे, लेकिन मार्च के एंड तक से 3 से 4 एयरक्राफ्ट को ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया था और इसकी वजह आप लोग सब जानते हैं। लेकिन अभी तेजस की 3 से 4 यूनिट जल्दी से ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाले हैं। कल ही एचएएल की तरफ से एफओसी वेरिएंट की तेजस की 7th यूनिट की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया गया है और इसके बाद अभी 2 और एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, जिनकी टेस्ट फ्लाइट को आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जून तक फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में लगभग 50% के आसपास तेजस शामिल हो जाएंगे। इन सभी को अभी सुलू एयरवेस में ऑपरेट किया जाएगा, जिसके बाद जब ये स्क्वाड्रन कंप्लीट हो जाएगा तो इसको श्रीनगर एयरवेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो कि वहां पर जाके MiG-21 स्क्वाड्रन को रिप्लेस करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। कुछ ही दिन पहले इंडियन नेवी को एचएएल की तरफ से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट को हैंडओवर किया गया था, जिसको स्पेशली नेवल ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई किया गया है और इसमें अब एक इंडिजिनस डंकिंग सोनार को भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि डीप सबमरीन को डिटेक्ट करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे मॉडर्न सेंसर पैकेज को इंस्टॉल किया गया है, जिनको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। ऐसे टोटल 16 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें से अभी 6 हेलीकॉप्टर डिलीवर किए जा चुके हैं। इसमें से कुछ इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ इंडियन नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ दिन पहले इनकी डेक बेस्ड ट्रायल को कंडक्ट किया गया था और अभी इनमें से मिसाइल फायरिंग और टॉर्पेडो लॉन्चिंग ट्रायल को कंडक्ट किया जा रहा है। अभी हमारी नेवी में मल्टीरोल और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की काफी कमी होने की वजह से हमारी फ्रंट लाइन वॉरशिप्स की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी काफी हद तक रिड्यूस हो रहा था और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में डंकिंग सोनार को ऐड करने के साथ साथ ये अभी अच्छी तरीके से दुश्मन की सबमरीन का पता लगा सकते हैं और इसमें लगे लो फ्रिक्वेंसी सोनार बेहतर रेंज को भी प्रोवाइड करने वाला है, ताकि ज्यादा दूरी से हम दुश्मन की सबमरीन का पता लगा सके। अभी इसकी कुछ इमेजेस को भी देखा गया था, जिसमें टॉर्पेडो लॉन्च कर रहे थे, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि ये कौन से टॉर्पेडो थे। अब नेवल हेलीकॉप्टर्स में और स्पेशली नेवल ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में वेपन्स को ऐड किया जाएगा या नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और जहां तक नेवी की रिक्वायरमेंट की बात रही तो वो मेनली इनको यूटिलिटी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन ध्रुव हेलीकॉप्टर में पहले से वेपन को इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसकी वेपनाइज्ड वेरिएंट को पहले से ही आर्मी की तरफ से और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आगे चल के अगर नेवी की तरफ से ध्रुव हेलीकॉप्टर की वेपनाइज्ड वेरिएंट को इस्तेमाल करने का फैसला किया जाता है तो इसको मॉडिफाई करने में कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और आगे बढ़ने से पहले हेडफोन लगा लीजिए। भारत और पाकिस्तान को लेकर अभी कई खबर है, जिसको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो 1 या 2 दिन पहले आप सबने सुना होगा, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी ने कहीं पर ये स्टेटमेंट देने की खबर सामने आई थी कि आर्टिकल 370 को हटाना भारत का इंटरनल मैटर था और इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट भी सामने आया था, जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान अभी भारत के साथ बातचीत करना चाहता और इसमें पाकिस्तान की तरफ से अभी किसी थर्ड पार्टी कंट्री की मदद लेने की कोशिश किया जा रहा है। और हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से सऊदी की मदद से भारत के साथ बातचीत करने की कोशिश किया जा रहा था। और अभी साहब महमूद कुरैशी ने बताया कि हालांकि अभी भारत के साथ कोई फॉर्मल बातचीत शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी की मदद से अभी बातचीत करने की कोशिश किया जा रहा है। तो अगर भारत चाहे तो बातचीत को शुरू किया जा सकता है।
अब यहाँ तक तो बातचीत शुरू होने की उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है और उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे हिसाब से बातचीत शुरू किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन बाद साहब महमूद कुरैशी ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और उसके बाद उनका ये कहना था कि पाकिस्तान अभी भी अपने प्रीवियस स्टेटमेंट पर कायम है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर नहीं है और आर्टिकल 370 को हटाकर भारत ने गलत किया है। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। और ये लोग अभी फिर से वही नारा लगा रहे हैं कि अगर भारत आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करता है तो तब तक भारत के साथ पाकिस्तान कोई भी बातचीत नहीं करने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करने की जल्दी तुम लोगों को हुआ था, यूए के पैर तुम लोगों ने पकड़े थे ताकि भारत के साथ बॉर्डर मीटिंग को अरेंज कर सको। अमेरिका के भी पैर पकड़ चुके हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ था। और अभी सऊदी के पास जाके हाल ही में अपने सेम लॉजिक को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो ताकि भारत के साथ बातचीत कर सको। तो बातचीत करने की खुजली तुमको हो रही है। और एक बात अच्छी तरीके से जान लो कि ना तो आर्टिकल 370 हटने वाला है और ना ही आर्टिकल 35A भी हटने वाला है। तो एक काम करो, चुपचाप और सो जाओ। अगला अपडेट लाइट टैंक्स को लेके। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले महीने की एंड में इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 350 लाइट टैंक को खरीदने के लिए एक RFI को इशू किया गया था। अब इसमें कौन कौन से कंपनी पार्टिसिपेट करने वाली, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि हमने पहले भी पॉसिबल कंटेंडर्स के बारे में बात किया था, लेकिन उसमें साउथ कोरिया के टैंक और रशियन टैंक जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि भारत पहले से रशिया के स्प्रूट लाइट टैंक को खरीदने की कोशिश कर रहा है और दूसरे तरफ साउथ कोरिया की तरफ से अभी अपनी K21 लाइट टैंक को भारत को ऑफर किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक ये 2 ही लाइट टैंक है जो कि ऑफिशियली भारत को अभी तक ऑफर किए गए। ऐसे में जेम्स में एक रिपोर्ट के मुताबिक हनवा डिफेंस की तरफ से ये बताया गया है कि वो अभी ऑफिशियली अपनी K21 टैंक को भारत को ऑफर कर रहे हैं और इसे वो मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर भारत को ऑफर कर रहे हैं। और ऐसे में अगर भारत इसको सिलेक्ट करता है तो आगे चल के वो अपने एग्जिस्टिंग इंडियन पार्टनर यानी कि L&T के साथ मिलकर इसको भारत में बनाना शुरू कर सकते हैं। हनवा डिफेंस पहले से इंडियन आर्मी को K9 वजर गन्स को सप्लाई कर रही थी और L&T इनको भारत में मैन्युफैक्चर कर रही थी। ऐसे टोटल 100 गन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनको 2017 में ऑर्डर किया गया था और अभी तक सारे गन की डिलीवरी हमको कंप्लीट किया जा चुका है। इनको गुजरात में मौजूद L&T की आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा था और अभी ये कॉम्प्लेक्स लगभग खाली पड़ा है। तो अगर आगे चल के K21 टैंक को भारत खरीदने का फैसला करता है तो यहीं पर उनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिसके लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके अलावा इसको काफी जल्द ही बनाना शुरू किया जा सकेगा। और दूसरे तरफ K9 वजर गन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगभग 1000 से ज्यादा इंडियन MSME कंपनियों को इसमें शामिल किया गया था और अभी दोबारा K21 प्रोजेक्ट में भी उन सभी को शामिल किया जा सकता है, जो कि भारत की मेक इन इंडिया प्रोग्राम को काफी सपोर्ट करने वाला है। अब हालांकि ये सब साउथ कोरियन कंपनी का ऑफर है, लेकिन आगे चल के कौन सी टैंक को सिलेक्ट किया जाएगा ये तो वक्त आने पर ही पता लगने वाला है। अगला अपडेट क्वाड को लेके। आप सभी को पता होगा कि इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए क्वाड को फॉर्म किया गया है। अब बेसिकली अभी तक क्वाड को इकोनॉमिक पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन आगे चल के क्वाड क्या रूप लेने वाला है किसी को भी पता नहीं है और स्पेशली चाइना को इससे काफी खतरा महसूस हो रहा है, जबकि क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। अब इसमें अभी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, लेकिन अभी शायद बांग्लादेश भी इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में बांग्लादेश को चाइना की तरफ से एक अजीब सा वार्निंग दिया गया कि अगर बांग्लादेश क्वाड जैसे छोटे संगठन में शामिल होने की कोशिश करता है या फिर किसी भी तरह की एंटी बीजिंग संगठन में शामिल होने की कोशिश करता है तो इससे बांग्लादेश और चाइना की बायलैटरल रिलेशन खराब हो सकते हैं और बदले में चाइना की तरफ से भी बांग्लादेश के साथ एक जॉइंट मिलिट्री अलायंस को करने की प्लानिंग किया जा रहा है। और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर और उनके चाइनीज काउंटरपार्ट के बीच हुई एक मीटिंग के दौरान चाइनीज ऑफिशियल की तरफ से ऐसा हिंट दिया गया था, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से फिलहाल ये बताया गया कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और उनकी फॉरेन पॉलिसी वो अपने हिसाब से बनाते हैं, जिसका किसी तीसरे देश के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर बांग्लादेश के साथ मिलकर चाइना कोई भी मिलिट्री अलायंस को बनाता है तो आप मान के चल सकते हैं कि इसको चाइना स्पेशली क्वाड को काउंटर करने के लिए बना रहा है और क्वाड के अलावा इससे भारत को भी काफी खतरा हो सकता है। लेकिन अभी तक बांग्लादेश की तरफ से अपनी नॉन अलाइड पॉलिसी के ऊपर भी बरकरार रहने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।